जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत आए विदेशी यात्रियों के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल में भी आपको पता हो गया होगा, और यहाँ पे जो सबसे मुख्य हेडिंग है भारत आए विदेशी यात्री। आपको हमने बताया था इतिहास के बारे में। इतिहास के अब तक मैंने ये 3 वीडियो बना ली है, चौथी वीडियो है मेरी, ठीक है, ये 4th वीडियो है। आपको इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा करके और इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत आए विदेशी यात्रियों के बारे में, तो आपको हमने बताया था कि इतिहास क्या है, जो कि हमारी दूसरी वीडियो है। इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसमें हमने आपको 3 स्रोत बताए थे। 3 सोर्स पे इतिहास को हम जानते हैं। सबसे पहले होता है पुरातात्विक स्रोत, जो कि खनन उत्खनन से प्राप्त होता है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, पुरानी किताबें मिलती हैं, जैसे वेदांग मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, खड़ दर्शन मिलते हैं। उसके बाद वेदों के बारे में हम जानते हैं वहाँ पे, ठीक है, रामायण महाभारत जैसी पुरानी किताबें मिलती हैं, और उनके माध्यम से हम जानते हैं वैदिक काल के बारे में। उसके बाद से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताया था। प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि लिखित इतिहास से पहले का समय है, जिसके बारे में कोई खास विवरण नहीं मिलता। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता था। उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण को भी 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल। तो इन सारी चीज़ों को मध्य पूरा पाषाण काल, इन सारी के चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है। ऐसे ही साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और उसके बाद अब है हमारे पास भारत आए विदेशी यात्रियों के बारे में। भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए और उनकी किताबों से हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती हैं उस समय के भारत के बारे में, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि अगर कोई विदेशी भारत आकर के कोई चीज़ लिखता है, तो उस पर जाहिर सी बात है कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा अपने भारत का, उस वक्त के लोग कैसे रहे होंगे, उसके बारे में हम एक जानकारी लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 304 ईसा पूर्व एक मेगास्थनीज नाम का लेखक भारत आता है, ठीक है, जो कि यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया। और उस वक्त जो भारत का राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। वही चाणक्य वाली कहानी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चाणक्य के ही शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके शासनकाल में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। कौन? मेगास्थनीज। इसने मौर्य कालीन भारत के बारे में अपने अनुभव एवं विचारों को अपनी पुस्तक इंडिका में लेखबद्ध किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, ठीक है। इंडिका पर्याप्त, जो अभिप्राय रूप से जो इंडिका मूल पुस्तक है वो मिली नहीं है, ठीक है ना। उस खास पुस्तक उसमें नहीं मिली है, इंडिका पुस्तक जो है। लेकिन उसके माध्यम से अन्य लोगों ने उस इंडिका के ही आधार पर कुछ और भी तर्ज दिए हैं, कुछ और भी तर्क हैं, कुछ और भी चीज़ें लिखी गई हैं, वो भी अन्य दूसरे विदेशी यात्रियों के बारे द्वारा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, और भी अन्य अगर विदेशी यात्रियों के बारे में आगे चल के पढ़ते हैं तो इसी वीडियो में। यद्यपि मूल पुस्तक तो अप्राप्य है, मैंने बताया ना कि पुस्तक अप्राप्य है, मिली नहीं है, ठीक है। किंतु परवर्ती लेखकों एरियन, स्ट्रैबो और प्लिनी ने भी इंडिका के आधार पर कुछ अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। स्ट्रैबो ने भी और एरियन ने। आदि की रचनाओं में उसकी पुस्तक के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं, कुछ अंश मिलते हैं उनके पुस्तक के, इंडिका के। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग में इन्होंने बांटा था। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री थे। 7 वर्ग थे भारत में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। निरीक्षक वही मंत्री के रूप में हो गए, ठीक है। व्यापारी और शिल्पी 1 हो गए, ठीक है। उसके अलावा योद्धा, दार्शनिक, कृषक 2, यानी दार्शनिक मतलब ऐसे लोग जो लोगों को ज्ञान बताते थे, लोग उनसे मिलने आते थे, उनको देखने आते थे, उनसे अच्छी शिक्षाएं लेते थे, तो दार्शनिक के रूप में वो हो गए। कृषक किसान के रूप में, शिकारी और पशुपालक, तो पशुओं का शिकार करना या पक्षियों का शिकार करना और पशुओं को पालना, एक ऐसे वर्ण रहते थे, तो 3 वर्ण हो गए। व्यापारी और शिल्पी मतलब बनाने वाले लोग, जैसे कि हम कुम्हार को ले लेते हैं, उस वक्त के बर्तन वगैरह बनाते थे। और व्यापार करना
बना करके और व्यापार करना, व्यापार करने वाले लोग, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने पास 4। चौथा लोग, 5वां हो गए योद्धा, जो लड़ने में सक्षम थे, क्षत्रिय टाइप के लोग रहते थे। निरीक्षक एवं मंत्री, ठीक है, मतलब देख रेख करने वाले और मंत्रणा, आपस में विचार विमर्श करके कोई काम करने वाले। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 ऐसे करके 7 लोगों, उन्होंने 7 वर्ग में यहाँ के लोगों को बांटा, भारतीय समाज को, यानी इंडियन सोशल को उन्होंने 7 वर्गों में बांटा। उसके बाद आगे देखते हैं, उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया। किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, पर इतना था कि उस समय के जो लोग रहते थे ना, उनका निर्यात किया जाता था, दासों का, ठीक है ना। जो लोग काम करते थे एक दूसरे के यहाँ, लोग खुशी में उनको एक्सपोर्ट कर देते थे, एक दूसरे राजा को दान कर देते थे। अब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ सब हट करके किसी और राज्य में जाकर के उस राजा के यहाँ काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता था उस वक्त के समय में। सती प्रथा में ये था कि अगर कोई किसी औरत का पति मर गया तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था, ऐसा कुछ था भारत का नियम। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। भारतीय जो थे, मेगास्थनीज के अनुसार डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। ये कौन है? ये वास्तव में शिव और श्री कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है इनका, मेगास्थनीज के द्वारा जो उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने ये कहा था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, यानी यहाँ के लोग बहुत समृद्धवान हैं, यहाँ की जो भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ के लोग कभी अकाल नहीं पड़ता और कभी भूखे नहीं मरते। उनके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रबंध तथा एक नगर परिषद के द्वारा होता था। जो नगर का प्रबंध होता था वो एक नगर परिषद द्वारा होता था, जिसमें 5 सदस्यों की 6 समितियां काम करती थी, जो टोटल 30 लोग होते थे। इसमें भारतीय पत्तनों, बंदरगाहों तथा व्यापारियों के माल का वर्णन किया गया है। यह संगम युग का महत्वपूर्ण विदेशी साहित्यिक स्रोत है। कौन? इंडिका पुस्तक जो है भारत के संगम युग का एक महत्वपूर्ण विदेशी साहित्यिक स्रोत है। इसमें दक्षिणी भारत के पत्तनों एवं प्रथम शताब्दी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहली शताब्दी चली, जो जन्म के बाद जो 100 वर्ष जो पहले गुजरे हैं, उस वक्त में रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? इंडिका पुस्तक में, जिसको कि मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं। पेरिप्लस के लेखक के अनुसार सुक्ति, मोती उद्योग यानी कालवी, पांड्य राज में ताम्रपर्ण नदी पर कोरकाई तथा तटवर्ती देशों से संचालित होते थे। जो मोती उद्योग जो कल्चर था, ठीक है ना, मोती उद्योग कालवी तथा चोलमंडल देशों से संचालित होते थे। पेरिप्लस का कथन है कि फारस के खाड़ी में भृगु कक्ष में दासों का निर्यात किया जाता था। मैंने बताया ना, ये कहाँ पे दासों का निर्यात होता था? फारस की खाड़ी में, भृगु कक्ष में। प्लिनी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, ये आए, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, ठीक है, और उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। इसमें उन्होंने इंडिका के आधार, इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनी द्वारा लिखी है, उसको आधार बनाकर उसमें कुछ बातें इन्होंने ऐड की है कि यह यूनानी लेखक थे। पहले प्लिनी के ये बारे में जानते हैं कि प्लिनी एक यूनानी लेखक थे। ईसा मसीह के जन्म के प्रथम शताब्दी ये भारत आए थे। इन्होंने लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री लिखी जो इंडिका पर आधारित है। प्लिनी ने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची और भारत को एक महत्वपूर्ण रत्नों वाला एक बड़ा उत्पादक देश बताया, कि मतलब जो भारत में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। उसने भारत तथा उसकी नदियों को ये बताया कि वो नदियाँ जो है ना, वो रत्न उगलती हैं, ठीक है ना। रत्न धारक नाम से यहाँ की नदियों को उन्होंने विभूषित किया। आगे टालमी द्वितीय शताब्दी में भारत आए। टॉलमी जो कि एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने कुछ खास तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है कि द्वितीय शताब्दी कालीन भारत में भूगोल का वर्णन किया है, किंतु इसके विवरण के अनेक त्रुटियाँ हैं। उसने ज्योग्राफी लिखी है। इसने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्रतिवर्ष रोम से भारत में चली आने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष रोम से भारत में चली आने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है। किन्होंने? टॉलमी ने।
आगे हम बढ़ते हैं स्ट्रैबो द्वारा। स्ट्रैबो ने भी जो कुछ लिखी हैं, यह एक यूनानी लेखक था जो दूसरी शताब्दी में भारत आया। इसके अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्पी के हाथ या आँख को क्षति पहुंचाता था तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अगर कोई हाथ से बनाने वाला जैसे मूर्ति वगैरह बनाता था या फिर कोई हाथ से कारीगरी करता था, ठीक है, तो उस व्यक्ति के अगर हाथ में या फिर आँख में कोई क्षति पहुंचाता था, ठीक है ना, तो उसको सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। उसने पश्चिम व्यापार में भारतीय भागीदारी से संबंधित रोचक संस्मरणों का वर्णन किया है। फायान की अगर हम बात करते हैं तो ये एक चीनी यात्री था जो कि 5 साल तक भारत में रहा। 399 ईस्वी में आया और 414 ईस्वी में, यानी 15 साल तक रहे वो और चले गए। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। इसने तत्कालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है। राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया इन्होंने। फायान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय कौड़ियों के माध्यम से होता था। भारत में जो मुद्राएं चलती थी उस वक्त कौड़ियाँ चलती थी। ऐसे लोग नहीं कहते तू तो 2 कौड़ी का इंसान नहीं है, तो उस वक्त कौड़ी चलती थी, ठीक है ना, मुद्रा के रूप में, जो आजकल रुपए के रूप में चलती है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मस इंडिको प्लेस्टेज 530 ईस्वी में ये भारत आए और टोटल 20 वर्षों तक ये रहे कॉस्मस। इंडिको प्लेस्टेज नाम से विख्यात यूनानी भिक्षुक तथा व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत आया और इसने श्रीलंका तक व्यापार किया। इसके वृत्तांत से पता चलता है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारत चीनी व्यापार में सिंघल द्वीप एक महत्वपूर्ण बिचौलिए का काम करता था। चीन और भारत के बीच में एक सिंघल द्वीप था जो कि एक बिचौलिए का काम करता था। 5वीं-6वीं शताब्दी में, ईसा मसीह के जन्म के 5 से 600 साल बाद की बात है। इसकी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध हैं। वेनसांग चीनी यात्री, अगर वेनसांग की बात करें तो 629 से 643 ईस्वी तक ये भारत में रहे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत है। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक ने कई बार भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्ष को शिलादित्य नाम से अभिहित किया। इन्होंने हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य भी रखा। इसकी यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। कन्नौज की धर्म सभा का यह अध्यक्ष भी था। कौन? कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था वेनसांग, ठीक है। वेनसांग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की तथा उन्हें राजाओं की जाति तथा शूद्रों को कृषक कहा, ठीक है ना। वेनसांग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की तथा उन्हें राजाओं की जाति तथा शूद्रों को कृषक कहा। शूद्र जो लोग थे उनको किसान कहा। इत्सिंग 671 ईस्वी में आया जो 695 ईस्वी तक भारत में रहा। ये चीनी यात्री बौद्ध धर्म तथा बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया। इसकी पुस्तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत के लोगों के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। इत्सिंग अपने साथ सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटकों की लगभग 400 प्रतियां भी ले गया। चीनी यात्री ने भारत का वर्णन येन तू नाम से किया है। इब्न खुर्दाब्द ये 864 ईस्वी में भारत आया था। पूर्व मध्यकालीन भारत के 16 महान अरब भूगोलविदों में से एक इब्न खुर्दाब्द था। इसने अपनी पुस्तक किताबुल मसाकी वल ममालिक मार्गों एवं राज्यों की विवरणिका पुस्तक में 9वीं शताब्दी की अंतर संचार व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। इब्न खुर्दाब्द ने क्षत्रियों के 2 वर्गों का विवरण किया है। एक है सबुक फुरिया और दूसरा है कतरिया। 2 भागों में बांटा इन्होंने। सबुक फुरिया का मतलब है राजवंशीय सामंत और योद्धा और कतरिया का मतलब है साधारण क्षत्रिय। अल मसूदी यह अरब यात्री था। इसने प्रतिहार राज्य का दौरा किया था। उस समय प्रतिहार का शासक महिपाल प्रथम जो कि 912 से 944 ईस्वी में था। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार के अल गुर्जर और राजा को बौरा कहकर पुकारता था।
इसने अपनी पुस्तक मुरूज उल जहान में अपने यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणियों का संकलन प्रस्तुत किया। अब आते हैं अल-बर्नी। अल-बर्नी भारत में आया 998 ईस्वी में और टोटल 32 वर्षों तक भारत में रहा। भारत आने वाले प्रमुख अरब यात्रियों में अल-बर्नी उर्फ अबू रेहान भी था। यह महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय में भारत पर आया था। भारत में यहाँ रहते हुए उन्होंने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत तथा रसायन शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया था। ठीक है। अल-बर्नी की पुस्तक किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। उसके अनुसार ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूटते ब्राह्मणों के लिए सबसे कठोर देश निकाला। ये जो कठोर दंड था ब्राह्मणों के लिए, लेकिन उनको मृत्युदंड नहीं मिलती थी। उसके अनुसार किसी ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए घातक अपराध से किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं पाई जाती थी। यानी अगर किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई तो इसको महानतम अपराध में माना जाता था, जिसे वज्र हत्या कहा जाता था। अल-बर्नी ने 4 परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है। इन जातियों से बाहर के लोग अंत्यज कहलाते हैं। उसने अछूतों की सबसे लंबी सूची दी है। अल-बर्नी ने तत्कालीन समाज में वैश्यों एवं शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। उस वक्त का जो समाज था, उस वक्त के जो व्यापारी वर्ग के लोग थे और जो निचले तबके के लोग थे, शूद्र लोग, उनमें कोई अंतर नहीं पाया। यदि इनमें से किसी भी जाति के लोग वेदों का पाठ करते थे तो क्या होता था, उनकी जीभ कटवा दी जाती थी। बहुत बुरी बात है। ठीक है। ये किसने अपनी किताब में लिखा है? अल-बर्नी ने। ठीक है ना। इन्होंने आकर भारत में खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत और रसायन पे इन विषयों पे एक विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है ना। चर्चा की है इन्होंने अपनी किताब में। और अल-बर्नी ने जो 2 किताबें लिखी, किताबुल हिंद और दूसरी है तहकीके हिंद। ठीक है ना। अब चाओजू कुआं ये भारत आए कब? 1225 ईस्वी में और 1254 ईस्वी तक ये भारत में रहे। यानी मोटा मोटी ये मानकर चलते हैं कि ये टोटल 29 वर्षों तक भारत में रहे। यह चीनी व्यापारी और यात्री था। इसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के चीनी और अरब सागर के संबंध में चू फॉन्ची नामक पुस्तक में बड़ा रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत यानी चोल और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत के जो चोल वंश के शासक थे उनके बारे में और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। जो इन्होंने अपनी किताब लिखी है चू फॉन्ची में। अब आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो। मार्को पोलो यह वेनिस निवासी इतालवी यात्री था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसने पांड्य साम्राज्य की समृद्ध विदेश व्यापार एवं सम्राट की न्याय व्यवस्थाओं की भूरी प्रशंसा की। मार्को पोलो के अनुसार पांड्य राज्य मावर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा का उल्लेख किया है। किसने? मार्को पोलो ने। इब्न बतूता शेख फतह अबू अब्दुल्ला 1333 ईस्वी से लेकर 1347 ईस्वी तक ये भारत में रहा। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी इसने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसे 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। 1345 ईस्वी में यह मदुराई के सुल्तान के दरबार में भी रहा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा संस्मरणों का संकलन प्रकाशित किया है। निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी से 1421 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करने वाला यह पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। कोंटी ने विजयनगर के शहर, उसके दरबार, वहाँ की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का बड़ा विशद वर्णन किया है। उसने लिखा है कि नगर का घेरा 8 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और नीचे की ओर घाटियों को पूरे घेरे हुए हैं। अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी तक भारत में रहा। यह फारसी यात्री था। ठीक है। जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया।
1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में इसने विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर शहर के अद्भुत रूप में वैभव और आश्चर्यचकित वैभव को देख करके आश्चर्यचकित होकर उसने लिखा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर न कोई देखा है न सुना है। यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर एक इसमें 7 परकोटे हैं। उसके वर्णन से तत्कालीन विजयनगर की स्थलाकृति, प्रशासन तथा सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब्दुल रज्जाक, ये जब भारत आए थे, फारसी यात्री थे। एथेनेसियस निकितिन 1470 ईस्वी में भारत आए, 4 वर्षों तक रहे। यह रूसी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। एथेनेसियस निकितिन ये व्यापारी थी, कोई औरत थी, लड़की थी। इसने मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य की यात्रा की। यह काफ़ी समय तक बीदर में रहा। अच्छा, व्यापारी थी, मुझे लगा कि कोई लड़की थी। रहा, ठीक है ना। और इसके वृत्तांत में बहमनी शासन के अधीन राज दरबार, सेना और लोगों की दिशा का विवरण मिलता है। किसके वृत्तांत में? एथेनेसियस निकितिन के वृत्तांत में, ठीक है ना। रूसी यात्री था जो कि घोड़ों का व्यापारी था, ठीक है ना। यहाँ थी हटा देते हैं क्योंकि बार बार दिक्कत हो रही है। इसने मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य की यात्रा की और यह काफ़ी समय तक दौरा बीदर में रहा। इसके वृत्तांत में बहमनी शासन के अधीन राज दरबार, सेना और लोगों की दिशा का विवरण मिलता है। अब दुआर्ट बारबोसा, ठीक है ना, एक पूरा चार्ट आपको दे दूंगा अंत में, जिसमें कि कब कौन आया, ठीक है, कौन सी किताब लिखी, उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी मिल जाएगी आपको। यह भारत में 1500 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा। 1502 में कन्नानौर में पुर्तगाली अभिकर्ता के रूप में रहा और बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के द्विभाषी के रूप में कार्य किया। इसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और 1517 से 18 में बारबोसा पुर्तगाल लौट गया। वहाँ उसने अपने यात्रा वृत्तांत को अंतिम रूप दिया। इसने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास तथा मध्यकालीन दक्षिणी भारत के आर्थिक इतिहास का विस्तृत वर्णन किया। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा के काल में गुजरात का भ्रमण किया था। इसके अनुसार महमूद बेगड़ा को बचपन से ही किसी जहर का नियमित रूप से सेवन कराया गया था, अतः उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी भी बैठ जाती थी तो वह फूलकर मर जाती थी। बारबोसा ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्रथा लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। बारथोमा 1502 से 1508 ईस्वी तक भारत में आए और इन्होंने 6 साल में क्या लिखा है देखा जाए। यह एक वीर सिपाही और महान पुर्तगाली यात्री था जो पुर्तगाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इसने 1502 ईस्वी में भारत आया और 1508 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बीच भारत की यात्रा और अपने अनुभवों का विशद उल्लेख किया है। विजयनगर की राजधानी और साम्राज्य के बारे में उसके विवरण में बहुत ही रोचक बहुमूल्य जानकारी मिलती है। उसके बाद डोमिगो पायस के बारे में हम जानते हैं, जो कि 1520 ईस्वी में भारत आया और 1522 ईस्वी तक भारत में रहा। यह पुर्तगाली यात्री ने राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की। पायस ने विजयनगर के वैभव को जैसा देखा उसके बारे में आख्यानों, किंवदंतियों, कथाओं और आदि का यथावत वर्णन किया। पायस की कथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन का आंखों देखा हाल मिलता है। पायस ने विजयनगर शहर को रोम के सम्मान, वैभवशाली और देखने में अत्यंत रमणीय पाया। यह विश्व का सर्वोत्तम नगर है। इस बात को डोमियो पायस ने लिखा है। फर्नांडिस नूनीज 1535 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक भारत में रहा और इन्होंने लिखा है कि यह पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था। फर्नांडिस नूनीज यह विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्ष तक रहा, 35 से 37 वर्ष तक। यह विजयनगर शासक अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। सीजर फ्रेडरिक 1567 में भारत में आया और 68 में चला गया। पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया तथा इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर अपनी टिप्पणी की। रॉल्फ फिच
1583 से 1591 ईस्वी तक ये भारत में रहे। यह फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों पर अवलोकन किया। यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया, 1611 ईस्वी तक भारत में रहा। यह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी तक 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस का यथोचित सम्मान किया तथा उसे 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। विलियम हॉकिंस को उसने बादशाह दरबार में फारसी भाषा में बात की थी। यह भारत में अंग्रेज़ों के व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आया था। विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत आया। विलियम फिंच हॉकिंस के साथ ही अगस्त 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत आया। फिंच ने मनुष्यों, जानवरों, पौधों, शहरों, किलों, पुलों आदि इलाकों, धार्मिक विश्वासों आदि का वर्णन किया है। ऐसा वर्णन कि अन्य यात्री का नहीं मिलता। बुलंद दरवाजे को उसने सारी दुनिया में सबसे ऊंचा और भव्य माना तथा लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर माना है। केवल विलियम फिंच ही ऐसा यात्री है जिसने अनारकली का दंत कथा उल्लेख किया है। फादर एंथाना मोन्सेरात, पुर्तगाली फादर मोन्सेरात फादर एक्वाविया एक साथ 1580 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तिगत का विशद वर्णन किया है। फादर मोन्सेरात को शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। सर टॉमस रो भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक ये भारत में रहे। टोटल 15, 16, 17, 18, 19 5 वर्षों तक। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल के नायक सर टॉमस रो अपने गुरु टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा। मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान यह जहांगीर के साथ रहा। पूर्व द्वीपों की यात्रा नामक विवरण में इसने मुगल दरबार के षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया था। इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानून अधिकार प्राप्त किया। एडवर्ड टेरी 1616 से 1619 ईस्वी तक 4 साल तक ये भारत में रहे। टेरी सर टॉमस रो का पादरी था तथा जहांगीर के काल भारत आया था। टेरी ने तत्कालीन सिक्कों का आकार, प्रकार तथा मूल्य आदि का विवरण दिया है। इसके अनुसार यहाँ के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक शुद्ध होते हैं। सिक्का रुपया कहलाता था। फ्रांसिस्को पेलसार्ट, यह एक डच फैक्ट्री गुमास्ता था जो जहांगीर के काल में आया था तथा आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। पेलसार्ट ने नील के उत्पादन और विशेषकर बयाना में नील के उत्पादन के बारे में जो कुछ लिखा है उसका कोई सानी नहीं है। पिएत्रो देता वाले 1622 से 1626 ईस्वी तक, यह इतालवी यात्री 1622 ईस्वी जहांगीर के काल में सूरत पहुंचता तथा इसने भारत के तटीय क्षेत्रों की विस्तृत यात्रा की। यह भारत आने वाले अत्यंत तटस्थ और निष्पक्ष यात्रियों में से एक था जिसने भारतीय धार्मिक सहिष्णुता और सती प्रथा आदि का वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेचना किया है। पीटर मुंडी 1630 ईस्वी से 1634 ईस्वी तक, यह इतालवी यात्री मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसने शाहजहां के शासनकाल में पड़े दुर्भिक्ष अकाल के विषय में विशद वर्णन किया है। जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर 1638 से 1663 ईस्वी तक भारत में रहा। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर ने 1638 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच भारत की 6 बार यात्रा की। यह पेशे से जौहरी था तथा शाहजहां शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया जिसका प्रथम प्रकाशन 1676 ईस्वी में हुआ, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। हीरे का व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार और खनिजों के बारे में ट्रेवेनियर का विस्तृत विवरण अनुपम है, अनोखा है, अच्छा है।
इसने समुद्री मार्गों से क्यों मापतौल, निर्यात, व्यापार और यातायात के विषय में विवरण प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर ट्रैवेनियर का वृत्तांत मुगल साम्राज्य के इतिहास के लिए, विशेष रूप से आर्थिक विकास की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है निकोलाओ मनुची, जो कि 1653 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो यह इतालवी यात्री 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। ठीक है, ये कहाँ का यात्री था? इतालवी का। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इतालवी का जो प्रथम यात्री भारत में आया था उसका नाम क्या था? अभी पीछे मैंने पढ़ाया है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसने भारत का आकार शाहजहाँ दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा सिकोह की पराजय और मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। इसने स्टोरियो दो मोंगोर नामक संस्मरण लिखा है। इसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। फ्रांसिस वर्नियर 1656 से 1717 ईस्वी तक भारत में रहे यह फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। यह शाहजहाँ के दरबार से संबंधित था और दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी की लड़ाई का साक्षी था। सामूगढ़ की लड़ाई के बाद यह क्रमशः आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल हसन कुतुब शाह की सेवा में रहा। इसने मुगल साम्राज्य का विशद इतिहास ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नाम से किया। अब आते हैं भ्रमण काल, मतलब किस समय में जो अन्य यात्री थे उन्होंने भारत में भ्रमण किया, किस राजा के शासनकाल में वो भारत आए और उनका नाम क्या था जो यात्री आए थे। तो अगर हम बात करते हैं 305 ईसा पूर्व से लेकर के 305 ईसा से लेकर के और 297 ईसा तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे कौन? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। 298 ईस्वी से लेकर के 273 ईस्वी तक डाइमेकस सीरिया का राजदूत था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। 284 ईस्वी से लेकर के 262 ईसा तक, अच्छा यहाँ पे उल्टा चल रहा है ना, 305 से 297 ईसा, तो ये यहाँ पे पूर्व लगा दीजिएगा, ठीक है ना। 305 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक भारत में जो आया मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 298 से 273 ईसा पूर्व डाइमेकस सीरिया का राजदूत था जो कि बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। उसके बाद 284 से 262 ईसा पूर्व तक डायनोसियस मिस्र का राजदूत था, का बिंदुसार और अशोक के समय में ये भारत आया। 399 से 414 ईस्वी में, ठीक है ना, ये मतलब ये ईसा मसीह के ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। 399 से 414 ईसा में फायान चीनी यात्री था, बौद्ध यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। 547 ईस्वी में कॉस्मस यूनानी बौद्ध यात्री था जो दक्षिण भारत में आया। 629 से 644 ईस्वी तक वेनसांग चीनी यात्री था, बौद्ध यात्री, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया। 643 ईस्वी में वांग वेनसी चीनी राजदूत था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 675 से 695 ईस्वी में इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था जो पश्चिमोत्तर भारत में आया। 864 ईस्वी में इब्ने खुर्दाब्द मिहिर भोज प्रतिहार के शासनकाल में भारत आया। 9वीं शताब्दी में सुलेमान अल अरब यात्री था जो कि नरेश देवपाल बंगाल के शासक थे, उनके शासनकाल में भारत आया। अब आगे बढ़ते हैं। 915 से 916 ईस्वी में अल मसूदी अरब यात्री महिपाल प्रथम प्रतिहार के समय में शासनकाल में भारत आया। 1000 से 1030 ईसा में अलबर्नी गजनी का विद्वान था, पश्चिमोत्तर भारत में आया। 1288 ईस्वी से 1292 ईस्वी तक मार्को पोलो भारत में रहा, इटली का यात्री था जो कि पांड्य राज्य के शासनकाल में भारत आया था, पांड्य राज्य में आया था उसने।
1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 1420 से 1422 ईस्वी तक निकोली कोंटी इटली का यात्री था जो कि देवराज प्रथम विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनके समय में यह निकोली कोंटी आया था। 1421 से 1431 ईस्वी तक चेन ही यानी चीनी यात्री था। जलालुद्दीन बंगाल के शासक के शासनकाल में भारत आया। 1442 से 1443 में अब्दुज्जाक ईरान का राजदूत था। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उस समय में भारत आया। 1470 से 1474 में अथनासियस निकेतन रूसी यात्री था, बहमनी राज्य में ये भारत आया। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, जमोरियन केरल में आया। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। उसके बाद कोलंबस की एक बात आती है, कोलंबस जो कि अमेरिका का खोज किया समुद्री मार्ग द्वारा, जो कि निकला था भारत की खोज के लिए। 1503 ईस्वी से 1508 ईस्वी में बार्थोलोम्पू डियाज इटालियन नाविक था जो कि दक्कन में भारत में आया था। 1516 से 1518 ईस्वी में एडुआंडो बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कई यात्री आए थे। अगर हम बात करते हैं तो एंडो और बारबोसा के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद आते हैं 1520 से 1522 ईस्वी तक डोमिंगोज पेज पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया। 1520 से 1522 ईस्वी में डोमिंगोज पेज पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया। ये दोनों एक ही बात हो गई। फिर नूनीज पुर्तगाली अश्व सौदागर था, घोड़े का व्यापारी था, अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया जो कि 1535 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक भारत में रहा। सीजर फ्रेडरिज पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था, जो कि 1568 से 1567-68 ईस्वी में भारत में आया। एथोनी मासेरात पुर्तगाली पादरी था जो 1578 से 1582 ईस्वी तक भारत में रहा और अकबर के शासनकाल में भारत आया। 1585 से 1591 ईस्वी तक रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज यात्री था जो अकबर के शासनकाल में भारत आया। जॉन लिंचकोतेन डच यात्री था, 16वीं शताब्दी में भारत आया और विजयनगर साम्राज्य में इसने सबसे पहले अपने कदम रखे। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ तिब्बती बौद्ध यात्री था जो पूर्वी भारत में आए थे। 1608 से 1613 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। आगे बढ़ते हैं। विलियम फिंच अंग्रेज यात्री था जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया और ये आया 1608 ईस्वी में और 1612 ईस्वी तक भारत में रहा। 1608 ईस्वी में जॉन जुर्दा पुर्तगाली यात्री था, ये भी आया था 1608 में और 1617 ईस्वी तक भारत में रहा जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। 1608 से 1615 तक निकोलस डाउटन नौसेना का अधिकारी था, वो जहांगीर के शासनकाल में आया। निकोलस वाशिंगटन अंग्रेज यात्री था जो 1612 से 1616 ईस्वी तक भारत में रहा जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया। जहांगीर के शासनकाल में एक टॉमस कोनसेंट अंग्रेज यात्री था जो कि 1612 से 1617 ईस्वी तक रहा। 1615 से 1619 ईस्वी तक सर टॉमस रो अंग्रेजी राजदूत थे जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आए। 1616 से 1619 ईस्वी तक एडवर्ड टेरी अंग्रेज पादरी था जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया। अंग्रेजी यात्री पॉल केनिंग 1615 ईस्वी में भारत आया और 1621 ईस्वी तक भारत में रहा। पॉल केनी जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया और पित्रा देला वेली इटली का यात्री था जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया और वो आया था 1622 ईस्वी में और वो 1660 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में जॉन लायट आता है, डच यात्री था, वो आता है 1626 ईस्वी में और 1633 ईस्वी तक भारत में रहता है। जॉन फ्रियर अंग्रेज यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में भारत आता है। अब आगे आते हैं पीटर मुंडी इटली का यात्री था, 1634 ईस्वी में भारत आता है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आता है देवर्नियर फ्रेंच जोहरी
जो 1641 ईस्वी में भारत आता है और 1687 तक भारत में रहता है। 1656 में मनुची आता है, इटली का यात्री था औरंगजेब के शासनकाल में, और 1687 ईस्वी तक भारत में रहता है। 1658 में वर्नियर फ्रेंच चिकित्सक आता है, फ्रेंच चिकित्सक था वर्नियर, औरंगजेब के शासनकाल में आता है और 1668 ईस्वी तक भारत में रहता है। 1666 ईस्वी में आता है जिन चेन्नॉट, फ्रेंच यात्री था, औरंगजेब के शासनकाल में ये आता है और 68 तक भारत में रहता है। उसके बाद 1695 ईस्वी में आता है रोमेल्ली कोरेरी, इटली का यात्री था और 1699 ईस्वी तक ये भारत में रहता है और ये आता है बीजापुर में। तो इस प्रकार से हमें विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है और जिसके आधार पर हम अपने इतिहास की जानकारी रख पाते हैं। तो इतिहास को हम 3 भागों में प्राप्त करते हैं। 3 सोर्स हैं, कौन कौन? सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत यानी हमारी पुरानी किताबें, जिसमें कि हम वैदिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं। उसमें हमारी किताबों में आ जाता है रामायण, महाभारत, वेदांग, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण आदि ये किताबें हमारी आती हैं, जिनमें हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी लेते हैं। साहित्य से हमें पुराने लिटरेचर, लिटरेरी प्रोविडेंट कहते हैं उसको। तो लिटरेरी प्रोविडेंट के द्वारा हम पाते हैं अपने इतिहास के कुछ पन्नों को, उन समय को जिस वक्त में हम नहीं थे और लोगों को भारत में लोग कैसे आए, मतलब भारत में लोग कैसे अपने दीन दशा को बदले, अपने आप में कैसे बदलाव लाए, उस वक्त का समय कैसा था, समाज कैसा था, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा रास्ता मिलता है, ये हो गया लिटरेरी प्रोविडेंट। उसके बाद आता है पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, पुरातात्विक। पुरातात्विक, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत, इसमें क्या होता है कि इधर उधर जब हम जानते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मालदह हो गया, ठीक है, आपका इलाहाबाद के पास में कुछ एरिया है, कुछ पाकिस्तान का एरिया है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे, कोटदा हो गया, इन सब जगहों से कुछ खनिज मिलते हैं। खनन उत्खनन में कभी मान लीजिए कि कोई राजमहल निकल जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कुछ पुराने औजार मिल जाते हैं, पुराने उस समय के पुराने चीज़ें मिल जाती हैं। तो उन खनन उत्खनन से कार्बन डेटिंग द्वारा पता लगाया जाता है कि किस वक्त के हैं, किस राजा के शासनकाल में ये ऐसा हो सकता है, उस वक्त इस एरिया का, इस जगह का राजा कौन था। तो ये पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है, तो कुछ चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसके बारे में अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा, विदेशी यात्रियों के बारे में। तो विदेशी यात्री जो थे, मतलब भारत के अलावा अन्य स्टेट्स के जो यात्री आते हैं भारत में, और वो आने के बाद भारत के राजाओं से मिलते हैं, यहाँ की सामाजिक स्थिति को देखते हैं, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद वो अपनी कुछ किताबें लिखते हैं, और किताबों लिखने के बाद उसको वो लोगों को बताते हैं कि देखो हमने भारत में गया, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो हम अपनी पुरानी स्थितियों को जानने के लिए उन किताबों को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमें, अब जैसे आपने देखा जहांगीर का शासनकाल, शाहजहाँ का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल, मिहिर का शासनकाल, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा, अकबर के शासनकाल के बारे में हमने पढ़ा, बौद्ध, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। इन सब लोगों के समय समय पे यात्री आते रहते हैं, और उन यात्रियों ने भारत में आए, कुछ यात्री लेखक थे, कुछ यात्री व्यापारी थे और लेखक भी थे, कुछ यात्री ऐसे थे जो कि घर से भाग गए और फिर भारत में आए, भारत में आकर के उन्होंने जॉब की, ठीक है, नौकरी की, और उसके बाद से यहाँ के बारे में उन्होंने लिखा। तो इस तरीके से कर करके भारत को जानने के लिए हम लोग जब अपने पिछले इतिहास में जाते हैं, तो हम इन 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोत को पढ़ते हैं, पुरातात्विक स्रोत को पढ़ते हैं, और उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ते हैं। क्योंकि कोई विदेशी अगर भारत में आकर के कोई चीज़ लिख रहा है, तो उसको गलत लिखने की ज़रूरत क्या है, वो तो उसी चीज़ को लिखेगा जो देख रहा है, ठीक है ना, वरना वो कोई कल्पना तो करेगा नहीं ना।
तो विदेशी यात्री जब आकर के भारत में लोगों से मिले और उस वक्त के समाज के बारे में जब लिखते हैं, तो हम उनकी जब लिटरेचर को, उनके साहित्य को जब हम उठा के पढ़ते हैं, तो हमें भारत के पिछले उन दिनों के बारे में पता चलता है जो पहले हमारा भारत था। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी अगर दूसरी वीडियो भी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके बारे में भी कमेंट कीजिए। हमने सोचा है कि बहुत ही जल्द इंग्लिश की भी क्लास लेकर के आऊँगा, और इतिहास मैंने शुरू कर दिया। इतिहास की मैं संक्षेप में टिप्पणी करता हूँ, और हालांकि आपको पता है मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, इसलिए कहीं कहीं मुझे गलतियाँ हो भी रही हैं, लेकिन हालांकि इतिहास में बहुत खास गलतियाँ तो कर भी नहीं सकता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी गलतियों को सुधारने की। और इतिहास में कुछ वैसी गलतियाँ होंगी भी नहीं मुझसे जो कि एकदम से गलत हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि इतिहास में जो डेट हैं, जो चीज़ें हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो लगभग बैलेंस्ड करके चलूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी फुल कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अगर गलत इन्फॉर्मेशन मुझे लगी तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा, ठीक है, उससे मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इंग्लिश की भी क्लासेस जल्द ही आएंगी, और भी मैं सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनके बारे में भी आपको जल्द ही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें आपकी एक सब्सक्राइब के लिए आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बेल आइकन नहीं भी प्रेस करते हैं तो हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, पर एक सब्सक्राइबर के रूप में आप हमारे साथ गिने जाएंगे और अच्छी बात रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।